स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस मॉडल लेकर के आ गए हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं 150 क्वेश्चन है, इसमें 150 क्वेश्चन है और इस सभी क्वेश्चन को आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा और आप लोग विथ ऑनेस्टी इसको करिएगा प्रयास। इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। चलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक बी आर डिप्लेस्ड के लेखक कौन है? बी आर डिप्लेस्ड जो है यह किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? तो ये क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ये मलाला यूसुफजई ने इस पुस्तक को रचा था। और उस समय भारत के कौशल सत्यार्थी के साथ 2014 में नोबेल पुरस्कार के साथ संयुक्त रूप से उन्हें प्रदान किया गया था। यानी मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति यानी फजल पॉलिसी के उदाहरण है? नहीं है, उदाहरण नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर जो है यानी इंटरेस्ट रेट, यह क्या नीति पॉलिसी, राजकीय नीति पॉलिसी का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश, यानी जो जैसे जैसे क्या होता है अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे राष्ट्र में राष्ट्रीय आय का जो तृतीय क्षेत्र होता है जिसको ट्राइसियर सेक्टर कहते हैं, इसमें क्या होता है? तो ये घटता है, घटने के पश्चात यानी पहले घटता है तत्पश्चात बढ़ता है, या पहले बढ़ता है तत्पश्चात घटता है, या फिर बढ़ते क्रम में स्थिर रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसमें देख लीजिए आप लोगों को 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह क्या होता है तो बढ़ता है, यानी सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यानी रेशम का व्यापार उसी से किया जाता है, तो वह है योकोहामा बंदरगाह जो है रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबंध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? यानी जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है वह सबसे बेहतरीन तरीका से सुरक्षा युक्त बंदरगाह है, वह कौन सा है? तो देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम जो है पूर्वी तट पर सबसे सुरक्षित और स्थलबद्ध बंदरगाह है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन नेता नरम पंथी थे, यानी जो नरम मिजाज के थे वह कौन थे? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे वह नरम दल के थे और बाकी सब गरम मिजाज के आदमी थे लोग। ये देखिए, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी गरम मिजाज के यानी गरम दल के पंथी थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, यानी स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग जो हुआ था यानी 1916 ईस्वी में ही किया गया था, वह उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट था? सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें से जो है उसको टिक कीजिए। सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, और उसके बाद से नेक्स्ट उनके साथ से मोतीलाल नेहरू भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब की गई थी, यानी इंडियन नेशनल जो यूनियन थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1884 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 9 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पूर्व स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पूर्ण जब स्वराज की घोषणा कर दी गई थी उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब 26 जनवरी 1930 को। उसी समय से 26 जनवरी में जब ऑलरेडी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मना दिया गया था, इसीलिए 1950 में ये क्या किया जाता है दिन 26 जनवरी, और 1950 को भी पूर्ण स्वतंत्रता गणराज्य के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग है 10 नंबर, भारत में प्रथम
अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी, यानी भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की गठन कब की गई थी। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सितंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृद ज्वालामुखी है, यानी जिसका फूटने का, यानी जिसको फूटने का कोई संभावना नहीं है, वो इसी को कहते हैं मृद ज्वालामुखी, और ये है माउंट पोपा। यानी माउंट पोपा एक मृद ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायत की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन किया गया। 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह संबंधित राज्यपाल का राज्यपाल था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, यानी 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह थे लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने 2020 को नोबेल शांति पुरस्कार जीता, यानी वह कौन सी संस्था थी जिसे 2020 का नोबेल में शांति पुरस्कार दिया गया था। 14 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह था WEP, यानी उसके वर्ल्ड जो होता है विश्व खाद्य प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम जो है ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का डी नंबर ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। ये नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सतलज नदी पे। ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रपति होने के लिए इनमें से कौन है जो योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक हो। 16 नंबर प्रश्न का जवाब देखना है, ये तो बात होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, वह 35 वर्ष की वायु कर लिया हो या वायु हो, ये भी सही जवाब है। इसमें से कौन सा नहीं करना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा देखिए, इसमें अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन है, कर उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, ये भी बात सही है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन का हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वह किसी भी सदन का हो या नहीं हो फिर भी जीत सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ नियम शर्त दिया गया है, उसके तहत अगर वह कार्य करता है तो क्या होगा, वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए, यानी आपातकाल की घोषणा के लिए अनुमोदन करने के लिए कितनी प्रस्तुत की जानी चाहिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 महीने के अंदर ही इसको अनुमोदित कर देनी चाहिए। अगला है मंत्रिपरिषद है, यानी मंत्रिपरिषद क्या है, तो ऑप्शन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा, यह कैबिनेट का बिल्कुल समान होता है, यानी कैबिनेट का बिल्कुल जैसा होता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी तरह कैबिनेट से संबंधित पालघाट स्थित है, यानी किसी तरह कैबिनेट से संबंधित पालघाट स्थित है। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सॉरी ये तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, पालघाट किससे संबंधित है। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच स्थित है, यानी पालघाट जो है कोयम्बटूर और पालक्कड़ के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, जब भी कोई विवाद वगैरह आ जाता है उसमें संसद का संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो किससे संबंधित है। 20 नंबर का सही जवाब जाएगा आर्टिकल 108, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। स्टॉक एक्सचेंज को विनियमन करने वाली संस्था कौन सी है, यानी स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय होता है, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज का विनिमय करने वाली संस्था है। 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका मुख्यालय आप लोग कमेंट में, सेबी जिसको कहते हैं, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था, यानी भूटान जो था संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब 1971 में, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं, यानी कौन सा राज्य का स्थापना एक सीक्वेंस में हुआ है, इसमें सही जवाब आप लोग
को बताना है। 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब इसमें आप लोग 23 नंबर को देखना है। तो सबसे पहले मणिपुर का स्थापना कब किया गया था? तो 1972 ईस्वी में, यानी 1972 ईस्वी में। अगला हो जाएगा आपका मिजोरम। मिजोरम का स्थापना हुआ था 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो आप लोग को पता है 2000 सन में इसका स्थापना हुआ था। और लास्ट जो है तेलंगाना 2014 में, यानी इसी सीक्वेंस पे है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों को क्या प्राप्त है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। जनसंख्या के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है, यानी भारत का जो संविधान है भारत को किस तरह से वर्णित करता है? तो यह राज्यों का एक संघ है। राज्यों का क्या है? यूनियन है, संघ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद के आधार पर सदस्य के लिए, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं, यानी कहाँ जाते हैं? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में जाते हैं। और लोकसभा में सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या 500 कितना है? 52 है। और इसमें 545 पर चुनाव होती है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है वे क्या होंगे? यानी 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा, 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से बी, यानी जो है लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, यानी बी नंबर 27 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? यानी जो निजी संपत्ति का अधिकार के लिए मौलिक अधिकार में था उसको निकाल करके संपत्ति के अधिकार में रख दिया गया। किस संशोधन के तहत किया गया? तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, 1978 में हुआ था। चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था? यानी कौन सा मंत्री था जिसके समय में यह जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था उसको प्रस्तुत किया गया था? तो यह 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर पीवी नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो वह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई है? 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002 में। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट कहा जाता है, यानी किसको ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये है जर्मनी के स्थित ब्लैक फॉरेस्ट को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न हमारा है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? यानी जो गंधार कला शैली है वो किसका मिश्रण है? तो ये 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब इंडो ग्रीक, इंडिया और ग्रीस का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आ जाएगा। अगला है IDBI यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 35 का सही जवाब आ जाएगा, यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी यानी खंबात की खाड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है में गिरती है? इसमें से कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब देगा यह ताप्ती नदी है। और ताप्ती नदी की लंबाई जो है 724 किलोमीटर है। उसी के अनुसार कावेरी नदी का लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। गोदावरी नदी का लंबाई जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कृष्णा नदी का भी लंबाई जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य
से कितने गुणक के अंतर में रहता है? तो यह कितने गुणक के अंतर में रहता है? तो ये रहता है 4 मिनट के अंतर में। चलिए निम्नलिखित में से इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों को निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 371 के तहत विशेष जिम्मेवारी दी गई है? तो किस राज्य में ऐसी सुविधाएं दी गई है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अरुणाचल प्रदेश है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए आप लोग, इसमें से 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ये डेनिश जो है डेनमार्क से संबंधित है, ये सही है। डच जो है नीदरलैंड से भी समझदारी है, चीन से। और ये भाषा जो है थाईलैंड से नहीं होगा। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लीमा पेरू में है। और आलू सबसे पहले भारत में कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से। पिछले सेट में आप लोग को बता दिया गया है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई। अगला है भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधक अधिनियम पारित कब किया गया था? 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करते हैं, यानी चित्रण करती है। 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न हम लोग चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है साल बाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? यानी साल बाई की जो संधि हुई थी किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये हो जाएगा 1782 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया? 45 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? यानी 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, वह था वेस्ट इंडीज। और यह किससे विश्व कप जीता था? तो यह था आपका इंग्लैंड में हुआ था। और वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हरा करके जीता था 1975 में पहली क्रिकेट में की जो पुरस्कार थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये हो जाएगा महानदी। और महानदी की लंबाई आप लोग सबसे पहले इस नदियों की लंबाई आप लोग बताइएगा। नर्मदा का है 1312 किलोमीटर, ताप्ती का 724 किलोमीटर, सिंधु नदी की 1500 किलोमीटर। उसके बाद से जो महानदी है उसकी लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? यानी इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास का वर्णित करता है? 48 नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजतरंगिणी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोट से किसकी मृत्यु हो गई थी? यानी जो काला कानून आया था उसके साइमन वापस जाओ के नारा में वह लाला लाजपत राय थे जो उनके विरोध में नारेबाजी कर रहे थे, जिनको डंडे की चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एक निम्न को शामिल करती है, यानी निम्न में से कौन सी जो है भारतीय जलमार्ग को इससे शामिल करती है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गंगा भागीरथी हुगली नदी को हल्दिया इलाहाबाद खंड से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है गणित और मैथ्स का क्वेश्चन है। आप लोग को मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर भी टिक आउट आज नहीं करवाया जाएगा क्योंकि आप लोग इसको स्किप कर जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग इसको प्रयास कीजिए और आंसर कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है? यानी कौन ऐसा है जिसमें प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मूंगफली। अकॉर्डिंग दिस ऑप्शन, इस ऑप्शन के अनुसार मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऐसे अगर आपका सोयाबीन हो तो आप सोयाबीन मार सकते हैं। दलहन फसलें भी आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर प्रश्न हमारा कह रहे हैं इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? इनमें से कौन ऐसा प्राणी है जो सबसे पुराना है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया जो है सबसे प्राचीन प्राणी के अंतर्गत आते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन।
नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों की संरक्षण होता है क्योंकि यह क्या होता है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कोषों की पानी को खींच लेता है, यानी जो भी कोशिकाओं के अंदर पानी होती है या जो भी चीज़ें होती हैं उसके पानी यानी नमी को खींच लेता है और सिकुड़ जाता है। वे जो चीज़ें होती हैं सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मरुस्थल में पौधों के लिए अधिकतम यानी मरुस्थल में पौधों के लिए अधिक संभावना है, यानी जो मरुस्थल के पौधे होती हैं उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। तो ये होती है उनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, यानी जो पत्तियां होती हैं छोटी होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। निम्नलिखित में से देखते हैं हम लोग इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है, यानी कौन इसमें से कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आते हैं। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाइलॉन जो है कृत्रिम रेशा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है, यानी सबसे कम क्रियाशील कौन सा है। तो 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कॉपर जो है न्यूनतम अभिक्रियाशील। अगला प्रश्न आपका मैथ्स का है, आप इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ्स का है, आप लोग आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 60 नंबर, इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है, यानी ज्योतिहीन बॉडी कौन सी है। 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रह जो है इनके पास खुद का क्या होता है ज्योति नहीं होता, वे दूसरे से लेकर के चमकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मैथ का, आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। 62 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा है इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यानी रासायनिक प्रक्रिया जो ऐसी प्रक्रिया कहती है जिसे पुनः अपनी स्थिति में दोबारा नहीं लाया जा सकता है। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में दूध से दही जमना, यानी प्रक्रिया रासायनिक है या हमको नहीं छांटना है। दूध से आइसक्रीम बनना, आप बताइए दूध से आइसक्रीम बन जाएगा तो आइसक्रीम से क्या दूध ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इसीलिए रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से दही का बनना ये भी आपका रासायनिक है। दही से घी का निकलना, और उसके बाद से अगला प्रश्न अगला ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है दूध से आइसक्रीम बनना। दूध से दही बनना आपका रासायनिक है। दही से घी का निकलना, यानी दही से जब घी निकल जाता है तो ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। दूध से मक्खन का निकलना, यानी दूध से मक्खन का भी निकलना ये रासायनिक प्रक्रिया है, यानी मक्खन से दूध नहीं निकाला जा सकता। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हम लोग को ये लग रहा है दूध से आइसक्रीम बनेगा। जब आइसक्रीम बनेगा तो आइसक्रीम को पुनः उसमें से दूध निकाला जा सकता है। चलिए इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा रासायनिक क्रिया के अंतर्गत ए नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है, यानी कांच का कौन सा महत्वपूर्ण घटक है। 64 नंबर का सही जवाब सिलिकॉन ऑक्साइड, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी IGBR इसका सही जवाब देगा। अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धवायु 6 महीने का है, यानी 6 महीने में उसका आधा उम्र खत्म हो जाता है। मूल्यतः सांद्रता 1/6वां हिस्सा होने का समय लगेगा, यानी उसका 1/6वां भाग होने में कितना समय लगेगा, तो 2 वर्ष लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर होते हैं वे हैं। 67 नंबर का सही हो जाएगा वे होते हैं विषाणु। इनमें से कौन से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसमें कौन सा है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग को पता है 68 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया, ये आँख में पाया जाता है, और बाकी सब यकृत पाचन में हिस्सा लेता है क्योंकि यह पित्त को स्रावित करता है, और पित्ताशय इससे भी पाचन रस निकलते हैं, और आँत से भी, तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व, यानी अस्थि हड्डियों का सबसे मुख्य खनिज अंग कौन सा है, इसमें से कैल्शियम, क्योंकि हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का मैथ्स का है, इसका आंसर करके कमेंट में जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कोलाइडी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडी नहीं है, तो 71 नंबर का जो है क्लोरोफिल, यह कोलाइडी नहीं है, बाकी सब कोलाइडी है। अगला प्रश्न आप लोग का मैथ्स का है, इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। चलते हैं 73 नंबर प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं, यानी टेलीविजन के पर्दे पर किसके बमवर्षण के कारण चित्र बढ़ते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन होते हैं।
चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आकाश गंगा है, यानी आकाश गंगा क्या है? 74 नंबर, यह एक गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य की विकिरण है? यानी सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण किसकी है? तो ये माइक्रोवेव्स का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, यानी मनुष्य के सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है विकास के तहत? तो बंदर है, यानी हम लोग बंदर के समीप आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अदिश राशि है? तो अदिश राशि के अंतर्गत आएगा ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी, ऑप्शन इसका शक्ति हो जाएगा। और बाकी सब जो है जैसे आपका सदिश राशि में अदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि नहीं है, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, ये भी सदिश राशि और ये भी सदिश राशि। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अदिश राशि है, क्योंकि शक्ति का कोई दिशा और ना ही परिणाम होता है, परिमाण होता है। किस रंग की सतह पर ताप विकिरण सर्वोत्तम अधिक होता है? 78 का सही जवाब हो जाएगा काला रंग पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करके जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में मेरे पास जरूर कीजिएगा। कांच है एक प्रकार का, यानी कांच एक प्रकार का क्या है? तो 81 नंबर क्वेश्चन का अति शीतलित द्रव है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ट्रांजिस्टर बनाने में किस मूल पदार्थ का उपयोग होता है? 82 नंबर का सही जवाब आ जाएगा। यह अर्धचालक के रूप में काम करता है, यह अर्धचालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? यानी जब भूकंप आता है तो वह किस पैमाने पर मापा जाता है? 83 नंबर का सही का जवाब आ जाएगा रिक्टर पैमाने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। अगला है, आलू की आँख निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी होते हैं? यानी आलू की जो आँख होती है किसके लिए उपयोगी होती है? तो ये होती है कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न मैथ्स का है, आप लोग इसको देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा, वीडियो जो होगा लेंदी हो जाएगा, फिर आप लोग वीडियो देख नहीं पाइएगा। इसीलिए हम लोग जो भी मैथ्स के प्रश्न है उसको स्किप करके चल रहे हैं, उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। देखिए आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैथ्स का जो भी क्वेश्चन है आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। जितने भी मैथ्स के प्रश्न हैं आप लोग इसका आंसर विथ ऑनेस्टी विदाउट स्किप सेंड विथ मी एज अ कमेंट। नेक्स्ट प्रश्न इज ऑल्सो मैथ्स एंड रीजनिंग, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, देखिए आप लोग का वर्ड डिजिट है, इसमें काउंटिंग है, उसके बाद मिसिंग नंबर है, ये सभी ये आकृति है, इसमें आकृति को देखिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका 106 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलग है? 106 नंबर का सही, ईंट से दीवार बनता है, सही बात है। बोरी से जूट, जूट से बोरी बनता है, ईंट से दीवार बनता है, जूट से बोरी बनता है, और डोमार से सड़क बनता है, लेकिन गुड़ से गन्ना नहीं बनता है, क्योंकि गन्ना से गुड़ बनता है, ये गलत हो जाएगा। यानी जस्ट रिवर्स चल रहा है, ये सही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 107 का रीजनिंग का सवाल था, आप लोग उसको करिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 108 नंबर प्रश्न आपका रीजनिंग का है, पेपर कटिंग है, इसको भी करिएगा। उसके बाद से अगला प्रश्न है आपका 110 नंबर प्रश्न, कह रहा है विद्यालय, यानी जो विद्यालय है शिक्षक से संबंधित है, उसी प्रकार से प्रयोगशाला जो है वैज्ञानिक से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है दी गई में कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है, उसके बाद मिसिंग नंबर, फिर उसके बाद से ये निष्कर्ष प्रश्न है और इस निष्कर्ष का प्रश्न का जवाब दीजिए। उसके बाद से वर्ड जो है सजाने वाला है, इसको करिए, रैंकिंग में है। उसके बाद से अगला प्रश्न आप लोग का देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, इसको करिए, इसमें मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर को करिए। इसके बाद से फिर इसमें त्रिभुज की संख्या बतानी है, इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित है, उसके मिरर से संबंधित है, मिरर को बताना है कि कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। आपके लिए सभी जो प्रश्न है ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर कमेंट कीजिए। पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन है ये जो आपका प्रश्न है। जैसे गीला है यानी सूखा, सब जब सूखा रहेगा तो गीला हुआ तब सूखा हुआ, यानी गीला था तो सूखा हो गया। 126 नंबर प्रश्न कह रहा है गीला था तो सूखा हो गया, उसी प्रकार से जब बीमार रहेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग इसी प्रकार से करते रहिए। देखिए अब अगला प्रश्न है आपका रीजनिंग यानी ब्लड रिलेशन से संबंधित है, इसको आंसर कमेंट में करिए। पेपर कटिंग से संबंधित है, फिगर मैचिंग से है। उसके बाद से अगला है सजाना है, इसमें कह रहा है 34 नंबर प्रश्न, 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसको सजाना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन है, विश्व है, तो विश्व में क्या होगा, या तो स्टार्ट होना चाहिए 5 से, या तो होगा यानी 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होना ही नहीं है।
यानी जाहिर सी बात है 20 से स्टार्ट, यानी 5 से स्टार्ट होगा। और एक तो है नहीं, 1 से स्टार्ट होगा नहीं। 3 से अगर देख रहे हैं तो 3 से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अगर हम लोग करते हैं तो उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे दे रहा है 4 नंबर। उत्तर प्रदेश के बाद ताजमहल, ताजमहल उत्तर प्रदेश भारत में है, और भारत के बाद 2 नंबर एशिया में है, एशिया के बाद विश्व में। 134 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका क्या कोड बन रहा है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश, यानी 3 है, 3 नंबर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहाँ आएगा, तो आपका ताजमहल, ये तो उत्तर प्रदेश में ताजमहल नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग इसका देखते हैं। ये देखिए विश्व, विश्व के बाद होगा आपका एशिया, विश्व में कौन आएगा, एशिया आएगा, और एशिया में कौन आएगा, भारत आएगा, और भारत में कौन आएगा, यूपी आएगा, और यूपी के बाद यूपी में क्या पाया जाएगा, ताजमहल। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। इसके बाद से देखिए इधर रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्न को कीजिए और उसके आंसर को कमेंट एज ए क्वेश्चन। एट फर्स्टली आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर के बाद उसका ऑप्शन जो होगा आप लोग कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसको कमेंट में भी करिएगा, सर इसका क्या सोल्यूशन होगा, आई विल सपोर्ट यू एंड ऑल्सो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये साइनिंग से संबंधित है, इसको आप लोग करिएगा, इसमें आकृति को बताना है, आकृति को कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी दिशा से संबंधित है। उसके बाद से ये क्वेश्चन हैं, इसको भी आप लोग रिलेशंस बताना है। और इसके बाद से हम लोग चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हैं कुछ, इसको पढ़िए, पिछले क्वेश्चन का कुछ हिस्सा है। उसके बाद से 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बना करके आंसर कमेंट में कीजिए। 149 नंबर प्रश्न, और उसके बाद से 150 नंबर प्रश्न जो है, थोड़ा इसका आकृति आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। 149 नंबर के बाद 150 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट में करिएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पे नए हैं तो दोस्तों के पास अपने शेयर करिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।